नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में लक्ष्य 2025 बैच में पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला सेट हमने आंसर का सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा सेट को सॉल्व करेंगे जो कि 2024 822 HW है। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहला सवाल लेंगे जो कि बहुविकल्पी है, जो कि 20 नंबर के आप लोगों का पूछा जाता है। क्या 20 नंबर का बहुविकल्पी पूछा जाता है? तो हम पहले बहुविकल्पी लेते हैं। पहला बहुविकल्पी है यदि लासा 12 21 यदि लासा 12 21 का 84 है, 84 है तो मासा 12 21 कॉमा है बीच में, ठीक, 12 21 होगा। पहला विकल्प दिया गया है ए नंबर 3, बी नंबर 6 और सी नंबर 7 और डी नंबर 33। ठीक, तो इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने का। एक जो आप 6 7 8 5 में पढ़े होंगे लगभग, और फिर दूसरा जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं सिलेबस में, उस वो तरीका है। तो हम पहले छोटे बच्चों वाला सवाल की तरीके से इसको हम हल करेंगे, फिर उसके बाद जिससे हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें है क्लास 10th में, उस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मासा निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लिख लिया जाता है। जैसे इसमें बड़ी कितना है, 21 है, और 21 में 12 से भाग देंगे। ठीक, छोटी संख्या 12 है तो 12 से भाग देंगे। एक बार जाएगा तो एक बार लेके जाएंगे। ठीक, तो 12 लिख लिया। अब 21 में 12 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9। ठीक, 9 बचेगा। फिर से 12 को यहां उतारेंगे और 12 में भाग देंगे 9 का, तो फिर से एक बार जाएगा और हम एक बार ले जाएंगे। फिर 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 3। और फिर 9 में 3 से भाग देंगे, क्या होगा, 9 में 3 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 9 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 3। ठीक, मासा हो जाएगा 3। अब ये तो हम लोगों का छोटे तरीकों से, जो मतलब छोटी क्लास के तरीकों से हमने सॉल्व किया। अब हमारा जो यहाँ है हाई स्कूल में, उसके फार्मूले से करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, बोलते चलिए, लासा गुणे मासा लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या हम ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा। और लगते हैं लासा कितना है, 84 है, 84 गुणे मासा, और पहली संख्या क्या है, 12 है, दूसरी संख्या कितना है, 21 है, तो लिख दिया। अब मासा हमको निकालना है तो मासा को रखेंगे इधर ही, और फिर 84 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 12 गुणे 21 बटे 84 हो जाएगा। तो 21 चौका 84 होता है, तो 84 काट दी थी। फिर 4 तिहाई 12 होता है, काट दिया, 4 से काट देते। अब मासा यहाँ पे भी कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम जब जो पुराना मेथड है पिछली क्लास वाला, वो भी 3 आया है और ये भी 3 आएगा। तो हमारा आंसर कितना सही होगा, 3 होगा। आप दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगे, ज्यादातर तो लोग यही सही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, भाग करते चले जाइए। और जहां पे सबसे आखिरी में जो पूरा संख्या को विभाजित कर दे, वही क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें भी याद करने के लिए उतना ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। चलिए फिर अगला सवाल दूसरा लेते हैं। इसके बाद अगला दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कहता है, एक बॉक्स में प्रायिकता से संबंधित है, एक बॉक्स में एक बक्से में एक
बक्से में 6 नीले 4 सफेद, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। क्या है? कंचे हैं, कंचे हैं। यदि यदि बक्से में से एक कंचा यादच्छा, अरे मतलब ऐसे ही निकाल लेते हैं, जैसे बिना कोई त्रुटि के। जैसे आप रखे, बाल्टी में है गेंद, मतलब कंचे हैं, और उसी में से कोई एक बॉल ऐसे अचानक से हम निकाल लिए, ठीक, बिना देखे, तो वही है यादच्छा। सही से बोला नहीं जा रहा, यादच्छा, ठीक, निकाला जाता है। निकाला जाता है। तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता होगी। इसका विकल्प देखते हैं। विकल्प में, पहले विकल्प में क्या है? पहले विकल्प में 3/4, 3/4। दूसरा है 1/2। तीसरा विकल्प है 1/3। और फिर चौथा विकल्प है डी नंबर 0। अब इसको ध्यान से समझना है। देखो, हमारे पास एक बक्सा है, एक क्या है? बक्सा है, ठीक। ये हमारे, जान लो, एक बक्सा है। इसमें क्या है? 6 नीले और 4 सफेद, 8 लाल। मतलब इस बक्से में ये सब रखी हुई है, 6 नीले, 4 सफेद, 8 लाल, ये, ठीक। तो कुल कितने गेंद बक्से में हो गए फिर? 6 4 10, 10 8 18। तो मतलब टोटल बक्से में कितनी कंचे रखे हैं? 18 कंचे रखे हैं, ठीक। क्या कह रहा है? इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? नीले रंग होने की प्रायिकता, नीली गेंद कितनी है इसमें, पहले ये देखेंगे हम। इसमें नीली गेंद कितनी है? 6 है। इसमें से नीले मतलब कंचे कितने हैं? 6 हैं। अब 6 में से कोई एक हो सकता है, ठीक, कोई भी एक हो सकता है। और गेंदें कितनी है? 18। तो इसका फार्मूला बनेगा, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर, पहले नंबर तो जितने कंचे हैं उसको लिखते हैं, ठीक। और हमारे पास नीले कंचे कितने हैं? कुल 6 हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो 6 से काटेंगे, 6 3 18, तो 1/3 आ जाएगा। इसका प्रायिकता का आंसर कितना आ गया? 3। 1/3 मतलब इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3 होगी। मतलब ये हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो यहां आंसर में हम लोग लिख देंगे सी, 1/3 सही है, ठीक। यहां पे चाहो तो लिख सकते हैं नीले रंग होने की प्रायिकता, नीले रंग होने की प्रायिकता, ठीक। अब ये हमारा 1/3, यही हमारा आंसर है।
अब इसके बाद अगला दूसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल कहता है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक और माध्यक, जिसको माध्यिका बोलते हैं, माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है। क्या है? 38.1 है। तो इसका माध्य होगा। ठीक, माध्य होगा। तो विकल्प क्या है? ए विकल्प है 38.1, बी विकल्प है 36.15 और सी विकल्प है 35 और डी विकल्प है 40.05। डी विकल्प है 40.05। ठीक, ये दशमलव है। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक और माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य होगा। देखो, अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका दूसरे तरीके से करना संभव नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद रखिएगा। देखिए, 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, कितना? 3 माध्यिका माइनस का बहुलक। यही क्या है? इसका फार्मूला है। आप इसमें से कोई 2 दिया होगा तो एक आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें को 2 दिया गया है, कौन कौन सा? बहुलक दिया गया और माध्यक, जिसको माध्यिका बोलते हैं, ये दिया गया है। तो लिखते हैं, निकालते हैं फिर। 2 माध्य बराबर 3 और माध्यिका का मान कितना है? माध्यिका 38.1, तो 3 गुणे 38.1 माइनस का बहुलक कितना है? 42, तो 42 लिख लिया। ठीक, इसका गुणा कराते हैं तो 0.3 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 का 4 और 8 त्रिक 3 त्रिक का 9, 9 2 कितना हो जाएगा? 11। 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 3 त्रिक का 9, 9 2 11, 114.3 माइनस का 42। अब देखिए, इधर 2 गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? एक इसको घटा भी लेते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 0.3। ठीक, और 114 में से 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और 11 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 7। ठीक, और इसके आगे हम चाहे तो 0 लगा लें। फिर यहाँ पे 2, इधर 2 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, इसको भाग देंगे। 0 दशमलव वाले को अलग भाग ले लेते हैं, 15 हो जाएगा। 30 में 15 का भाग देंगे तो 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 72 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 36। 36.15 ये किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 36.15। कहीं पे है? देखिए, हमारा बी नंबर है। ऑप्शन कौन सा है? बी। आंसर में लिख सकते हैं बी 36.15 सही है। लेकिन आप वाले में तो टिक करना रहता है, आपको सीधे सीधे वहां ढूंढना है तीसरे का बी, उसी को पूरा ऐसे 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 पूरा एकदम अच्छे से कर देना है। ठीक, ब्लैक पेन से
कहीं पे भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए, तभी अच्छे से वो मशीन OMR चेक करती है। ठीक, इसके बाद फिर अगला चौथा नंबर सवाल देखते हैं, उसको तो देखकर ही बता दोगे कौन सा है। ठीक, चौथा सवाल है, इसमें क्या है, एक सारणी दी हुई जिसमें दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और क्या है, बारंबारता, बारंबारता ये बना हुआ है ऐसे। ठीक, ठीक, ये हमारा बारंबारता बन गया। ठीक, क्या है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है ऐसे। इसमें क्या कितना दिया गया है, 7, 11, 15, 18 और 9। इसमें कह रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन, उपर्युक्त बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता बंटन, बंटन का बहुलक, बहुलक वर्ग होगा। ठीक, बहुलक वर्ग होगा। इसमें कुछ नहीं देखना है, जो सबसे ज्यादा बार हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, वही क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। उसी अंतराल को हम क्या कहेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो हमारा देखिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता है 15 से 20 की, जो कि 18 बार है। क्या है, 18 बार। तो इसका बहुलक पहले विकल्प भी देख लेते हैं। विकल्प ए में 0 से 5, बी में 5 से 10, बी में 5 से 10 और सी में 10 से 15 और डी में कितना है, 15 से 20। डी में कितना है, 15 से 20। और इसी में हमको देख के बताना है किसकी बारंबारता, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है, किसकी है, 15 से 20 में बारंबारता क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर में लिख देंगे डी, 15 से 20 सही है। यहाँ पे टिक भी मार दो। क्या है, 15 से 20 के बारंबारता 18 है, यही क्या है, सबसे ज्यादा है। और यही क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। यही वर्ग क्या होगा, बहुलक होगा। इसके बाद फिर पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई है। 52 पत्तों, पत्तों की, पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी फेंटी गई एक गड्डी है। क्या है, गड्डी है। गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। एक तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। देखो, तो इस सवाल में सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। ए में है 1/52, बी में है 1/13, सी में है 3/13
और डी में है 1/4। अब बात करते हैं पत्ते के बारे में। 52 पत्ते अच्छी तरीके से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ये तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले नंबर तो जो ताश की गड्डियां होती हैं उसको में तो जानना जरूरी है कि कौन कौन कितने पत्ते होते हैं। ठीक, पहले नंबर तो कुल पत्ते कितने हैं? 52 है, जिसमें 13 13 करके 4 ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? 13 13 करके 4 ग्रुप्स होते हैं। और प्रत्येक 13 में क्या होता है? 1 से लेके 10 तक के पत्ते होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? जे, के और क्यू होता है। कितने हुए? 10 पत्ते ये हो गए, 1 2 3, 3 पत्ते ये अलग से। ठीक, अब देखिए अगर जे वाले को देखा जाए तो जे वाले कितने पत्ते होंगे? पूरे 52 पत्तों में जे कितने पत्ते होंगे? 4 पत्ते होंगे। या के कितने पत्ते होंगे? 4 पत्ते होंगे। क्यू कितने पत्ते होंगे? 4 पत्ते होंगे। और वो भी क्या होगा? सभी क्या होंगे? एक ही चित्र वाले होंगे। क्या होगा? एक ही तस्वीर वाले पत्ते होंगे। तो कितने? 4 पत्ते क्या होंगे? या तो जे के होंगे 4 पत्ते, या के होंगे, या क्यू के होंगे। एक ही तस्वीर वाले कितने पत्ते होंगे? 4 पत्ते होंगे। 52 पत्तों में, मतलब एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होंगे? चित्र वाले, तस्वीर वाले 4। तो 4 पत्ते होंगे तो 4/52 कितना हो जाएगा? P बराबर 4/52, 4/52। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 13 चौका 52, मतलब कितना हो जाएगा? 1/13। और यही क्या होगा? हमारा आंसर भी यही होगा। अगर यही पे पूछता इक्का वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, इक्का प्राप्त होने का, ठीक, तो उसका भी क्या होगा? 1/13 ही होगा। अगर बोलता क्वीन, क्वीन प्राप्त करने की, एक क्वीन प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/13। अब कोई भी हो, वो चाहे चिड़ी का हो, चाहे हुकुम का हो, चाहे चिड़ी का हो, चाहे पान का हो, चाहे ईंट का हो। ठीक, तो इन सभी में से कोई भी क्वीन होगी। अगर एक क्वीन निकालने को बोलेगा, 4 क्वीन होंगी 52 पत्तों में, 4 के होंगे, 4 जे होंगे, और 1 से 10 तक की गिनती तो सभी में होंगी। ठीक, तो ये कितना आंसर हो गया हमारा? 1/13। कितनी प्रायिकता होगी? 1/13। एक तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/13। और यही क्या होगा आंसर में? हमारा सही आंसर यही होगा। चलिए इसके बाद छठा सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है? छठे नंबर सवाल कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय, ठीक, एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। देखो इसको तो विकल्प देख के बताया जा सकता है, विकल्प देख के बताया जा सकता है। ठीक, तो विकल्प में, पहले विकल्प में क्या है? बहुत ही आसान है। सदैव अपरिमेय होगा। बी पार्ट क्या है? बी क्या कह रहा है? सदैव परिमेय संख्या होगा। सदैव परिमेय संख्या होगा। सी क्या कहता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होगा।
और सी नंबर कहता है शून्य। ठीक, देखिए एक बात तो जान लीजिए, एक परिमेय क्या होता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय क्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब ये बताइए कोई संख्या है पी बटे क्यू, ठीक, और उसमें क्या है कोई ऐसी संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कोई जेड है, और इसको हम क्या करेंगे पी और क्यू माइनस जेड कर देंगे, तो क्या होगा हमारा एक सदैव अपरिमेय संख्या होगा। क्या हमारा सदैव परिमेय संख्या होगा, क्या दोनों हो सकता है, क्या शून्य होगा? तो हमारा ऑप्शन है कि सदैव क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। किसी भी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमारा क्या सदैव निकलेगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या में याद रखना है क्या, किसी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा सदैव अपरिमेय संख्या होगा, या अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो भी क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगी, ना कि परिमेय संख्या। ठीक, तो क्या होगा सदैव अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद सातवां सवाल भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या कह रहा है निम्नलिखित, सातवां सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प क्या दिया हुआ है, पहला विकल्प दिया हुआ है √3 बटे √5, ठीक। बी दिया गया है √2 गुणे √7, सी दिया गया है ब्रैकेट में √5 प्लस का √7, फिर ब्रैकेट में √5 माइनस का √7, और डी दिया गया है, डी में क्या दिया गया √12। देखिए ये हमारा देख लीजिए ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, √3 √5 ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ये जब गुणा कराएंगे इसका कराएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, रूट का 14 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा √14 क्या होगा हमारा अपरिमेय होगा। अब यहाँ पे भी आते हैं, देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको कंफर्म करते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a यहाँ पे लिख दे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, और a स्क्वायर के स्थान पे कितना है √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पे √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो माइनस बीच में माइनस लगा दिए, ये कितना है -2, और -2 क्या है हमारा परिमेय संख्या है भाई, क्या है हमारा -2, इसके नीचे बटे 1 लिख सकते हैं ना, -2 के नीचे बटे 1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या मिल गया परिमेय संख्या मिल गया, √5 प्लस √7, फिर ब्रैकेट में √5 माइनस √7, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, और -2 को हम क्या लिख सकते हैं -2 बटे 1, जिसे p बटे q के रूप में अर्थात लिखा जा सकता है, और यही क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा, तो यही आंसर हो जाएगा सी नंबर। परिमेय संख्या कौन सी होगी सी, √5 प्लस √7, √5 माइनस √7। ठीक, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला 8वां सवाल है। 8वां सवाल क्या कहता है बिंदुओं, 8वां सवाल क्या कहता है बिंदुओं
ए कामा बी, बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा माइनस ए, क्या है, बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी होगी, के बीच की दूरी होगी, ठीक, दूरी होगी। अब ये बताइए, इसका भी विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में क्या है, 2b है, बी में क्या है 2a माइनस बी, सी में क्या है, सी में है अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक, ये है। अब डी नंबर क्या कहता है, डी नंबर भी है, डी नंबर अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसको देखते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, फार्मूला हमको याद होगा तभी आसानी से हम इसको कर पाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला स्मॉल डी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो x2 के स्थान पे कितना है भाई, ये क्या है हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक। तो x1 के स्थान पे रखते हैं, x2 के स्थान पे कितना है b माइनस x1 कितना है a, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का a, तो माइनस का a ले लिया, ठीक। फिर y1 कितना है b है, तो b ले लिया, ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब इसी का होल स्क्वायर को हम खोल देंगे, देखिए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, ठीक, b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, यहां पे भी प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको देखिए, a स्क्वायर को जोड़ लीजिए, b स्क्वायर को जोड़ लीजिए, माइनस 2ab को जोड़ लीजिए, देखिए एक b स्क्वायर यहाँ पे, एक b स्क्वायर यहाँ पे, 2b स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर प्लस का, ठीक, a स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक a स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक, और माइनस का 2ab माइनस का 2ab माइनस का कितना हो जाएगा 4ab, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी, यही क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए सी में आपको मिल जाएगा यही 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर में लिख देंगे हम सी सही है, ठीक, लेकिन आपको टिक करना है, आपको लिखना नहीं है उसमें, ठीक, आपको गोला गोला करके उसको फिल करना है, भरना है, ठीक। तो ये फार्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला है। इसके बाद 9वां सवाल देखते हैं, ठीक। 9वां सवाल है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 के शून्यंकों का योगफल होगा, ठीक। विकल्प क्या है, विकल्प दिया गया है 1, बी में दिया गया है 4 और सी में दिया गया है -4 और डी में दिया गया है 1/4।
1/4। ठीक, देखिए ये दिया गया द्विघात बहुपद से हम तुलना करते हैं इसकी। द्विघात बहुपद कौन सा ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस का c से इसकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, से तुलना करेंगे। ठीक, तुलना कर लिया, तुलना करने पर a बराबर कितना निकलेगा भाई 4, b बराबर कितना निकलेगा -4 और c बराबर कितने निकलेगा 1। तो अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, नहीं आता है, -b/a क्या होगा, -b/a। ये सब फार्मूले याद रखना जरूरी है, ये सब सभी क्वेश्चनों में यूज होगा, तो इसको याद रखना जरूरी है। तो द्विघात समीकरण से इसकी द्विघात बहुपद से इसकी तुलना करेंगे, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b का मान कितना है, -b -4/4, माइनस माइनस प्लस 4/4 मतलब 1। कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1a आ रहा है ना हमारा, यही क्या हो जाएगा आंसर। आंसर में लिख देंगे हम a1 सही है, लेकिन आपको टिक करना है। ठीक, फिर इसके बाद अगला सवाल है, यदि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16 के हल होंगे। पहला विकल्प दिया जाता है, क्या पहला विकल्प कहता है, अनंत हल होगा, बी में कोई नहीं, सी में क्या कहता है केवल एक और डी में क्या कहता है 2, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे, a1 x प्लस b2 y बराबर c1, इसको b1 लो। ठीक, और a2 x प्लस b2 y बराबर c2 से तुलना करेंगे, तो क्या निकलेगा, a1 बराबर कितना निकलेगा 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर कितना आ जाएगा 8। a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8। और इसी तरीके से हम इससे तुलना करेंगे, तो a2 बराबर कितना आएगा 3 और b2 बराबर कितना आएगा -3 और c2 बराबर कितना आएगा 16। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2, ठीक, अगर ये है तो ये हमारा क्या होगा, अनेक हल होगा। ये क्या कहता है, अनेक हल होगा मतलब अनंत। क्या हमारा अनंत होगा, यही चीज हम चेक कर लेते हैं। देखिए 1/3 मतलब 1/3 -1/-3 बराबर 8/16। तो 8 × 8 8 दूनी 16। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/3। क्या ये सभी बराबर हैं, ये सब बराबर नहीं है, तो ये हमारा अनंत हल तो होगा ही नहीं। तो ये हमारा ये कट गया,
ठीक, एक विकल्प हमारा कट गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं, अगर ये हमारा बराबर नहीं है तो क्या होगा, अगर हमारा बराबर नहीं है, अगर ये चीज बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए इसके लिए तो अनंत हल हो गया, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक, कोई हल नहीं, ये हमारा प्रदर्शित करेगा। अब इसके बाद अगर मान लो हमारा ये तीनों बराबर ना हो तो, अगर ये हमारा ये वाला बराबर ना हो, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर यही हमारे बराबर ना हो तो क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। देखो क्या संभावना प्रकट कर रहा है, हमने निकाला 1/3, ये मान लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन हमारा ये c1/c2 बराबर नहीं है, जो कि कोई हल नहीं, तो ये CI हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल चलते हैं हम। अगला सवाल, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प क्या कहता है 8, दूसरा विकल्प क्या कहता है -2, तीसरा विकल्प क्या कहता है 2 और चौथा विकल्प कहता है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इस तरीके का कभी भी सवाल मिले तो सीधे सीधे अगर उसका एक मूल दिया हो और कोई कहे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, किसी भी का कहे मान ज्ञात करने के लिए, तो सीधे सीधे जहां जहां यक्स है वहां वहां पे क्या करो, जो मूल दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को रख दो। रखते हैं, आइए, x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करो, x बराबर 2 रखने पर रखो 2 का स्क्वायर माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2k माइनस का 8 बराबर 0। तो 4 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का 8 है, तो माइनस का 2k बराबर माइनस का कितना बचेगा 4 बराबर 0। अब देखिए माइनस को कॉमन करके उधर भेज दिए या 2 को कॉमन करके उधर भेज दीजिए, तो -2 कॉमन करेंगे तो k प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। अब इधर देखिए -2 है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, और 0 में से किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, k प्लस का 2 बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा -2, यही क्या हो जाएगा आंसर। आंसर कितना -2, बी नंबर आंसर सही, बाकी सभी गलत। ठीक, तो बी नंबर आंसर लिख देंगे, यहाँ पे आंसर नंबर में आंसर में लिखेंगे बी -2 सही है। आपको टिक करना है, आपको OMR सीट में गोला गोला भरना है, लिखना नहीं है आपको। ठीक, अगला नोट्स में ले, लेकिन नोट्स में तो लिखना ही पड़ेगा, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिखना, ये नहीं कि आप भी वहीं पे से गोला गोला कर दो। ये सब आप साफ सफाई से किया करिए, जैसे हम काट देते हैं वैसे काट आप लोग ना काटिएगा। ठीक, अगला 12 नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी AP 10,7,4 डॉट 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 का 20वां पद होगा।
विकल्प ए -47, विकल्प बी +47, विकल्प सी -57, विकल्प डी 67, 6, 7। ठीक, ये ज्ञात करना है। क्या समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट 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 का 20वां पद होगा। अगर हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए tn का फार्मूला क्या होता है? tn बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या है? a है पहला पद, d क्या है? सार्व अंतर, और n क्या है? कौन सा पद हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो n समझ में आ गया। nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? ये फार्मूला याद रखना है, जिसमें a क्या है? पहला पद, और d क्या है? सार्व अंतर, और n तो हमारा दिया ही है tn। ठीक, तो a क्या है? पहला पद कितना है? 10 है। d बराबर क्या होगा? पहला दूसरा पद माइनस का पहला पद, 7 माइनस का 10 बराबर तीसरा पद माइनस का दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? 4 माइनस का 7। देखिए इसका भी अंतर कितना निकलेगा? -3, और इसका भी अंतर कितना निकलेगा? -3। इसका मतलब d बराबर कितना हो जाएगा? -3। सार्व अंतर d बराबर कितना हो जाएगा? -3। और a क्या है? हमारा 10 है। n का मान कितना दिया हुआ है? 20, मतलब 20। 20वां पद हमको ज्ञात करना है। फार्मूले में रखेंगे t20 बराबर a कितना है? 10 प्लस 20 -1 और इंटू डी का मान कितना है? -3। देखिए, अब देखिए यहाँ पे 10, 20 में से 1 निकाल देंगे तो 19 गुणे -3। ठीक, यहाँ पे देखिए 10 माइनस 3 9 27 का 7 हासिल कितने? 2, 3 1 3, 3 2 5, मतलब 57। यहाँ पे देखिए कितना आएगा? 47 माइनस का कितना आएगा? 47। t20 का मान माइनस का 47। और देखिए क्या हमारा मिल रहा है? ए। हमारा बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, हमारा कौन सा सही है? बी, ए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर में लिखेंगे ए सही है। ठीक, ये क्या है? हमारा सही है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ कामा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, पूर्ण विराम PQ की लंबाई होगी। PQ की लंबाई होगी। PQ की लंबाई होगी। ठीक, अब देखिए विकल्प में देख लेते हैं। ए क्या है? 12 सेंटीमीटर, बी क्या है? 13 सेंटीमीटर, सी क्या है? 2√11 सेंटीमीटर, और डी क्या है? 3√11
5 सेंटीमीटर। चलिए क्या क्या कह रहा है उसी प्रकार से हम एक चित्र बनाते हैं। ठीक, ये हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ये केंद्र O है, ये वृत्त की त्रिज्या है, और ये क्या है, बिंदु P है। बिंदु P पर एक क्या है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। क्या, स्पर्श रेखा। कोई भी बिंदु हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है स्पर्श रेखा, यहां पर भी हो सकता है। देखिए स्पर्श रेखा इसे बोलते हैं, इस पे स्पर्श रेखा, इसको भी बोले, मतलब अंदर से ना जाए और बस केवल वृत्त को टच करते जाए। ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। मतलब जो केंद्र से आएगी वो लंबवत होगी। ठीक, ये इस पर भी हम केंद्र पर लंबवत डालेंगे, ये भी लंबवत होगी, ये भी लंबवत होगी। कुल मिला के यहाँ पर भी क्या होगा, लंबवत ही होगा। ठीक, ये हमारा बिंदु कहीं मान लो ये Q है। क्या कह रहा है, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि वो क्या है, OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम, समकोण त्रिभुज में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है, लंब है हमारा, इसको मान लेते हैं पी क्यू, पीओ, पीओ मान लो यार, पीओ, पीओ मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। आधार कितना है, पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर, और यही हमको पी क्यू ज्ञात करना है। तो पी क्यू को ज्ञात करने के लिए पी क्यू को एक तरफ रखो स्क्वायर, और इसको एक तरफ, मतलब 12 का स्क्वायर और माइनस का 10 का स्क्वायर। 12 के कितना होता है, 144, 144 माइनस का 100, 144 माइनस का 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 44। ये क्या है, पी क्यू का स्क्वायर है। अब इसको चाहो तो लिखो, 44 को हम लिख सकते हैं क्या, 44 को लिख सकते हैं 4 गुणे 11, 4 गुणे कितना लिख सकते हैं, 11। अब इसका पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, फिर इधर स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो 4 गुणे 11 लिख सकते हैं, और 4 को बाहर कर सकते हैं, तो रूट से बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा सेंटीमीटर में है, तो हमारा क्या 2√11 क्या हमारा कहीं मिल रहा है, मिल गया 2√11, यही क्या हो जाएगा आंसर, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, ये तीनों आंसर गलत। तो ये हमारा 13 का आंसर क्या आ जाएगा, 2√11 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद अगला सवाल 14 नंबर सवाल है, यदि दो घनों जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसके घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल होगा होगा एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दो घन जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर है तो संलग्न फलकों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। मतलब ये क्या है, हमारा घन है, एक घन है, मान लो ये एक घन है और इससे और इसी के सेम बराबर का एक घन और है, ठीक, और इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है जिसका पूरा आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब है एक का। तो मतलब दोनों का कितना हो जाएगा, तो एक घन का आयतन कितना होगा, एक घन का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब तो इस घन का आयतन और घन की भुजा क्या होगी, ए क्यूब बराबर 8, ए बराबर कितना हो जाएगा रूट 3 का 8, मतलब ए बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। अब ये हमारा 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब इनको क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। अब देखिए इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी लंबाई एल बराबर कितना हो जाएगा 2, लंबाई एल बराबर 2 हो गया, ठीक। चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर इसकी चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई है, इसको ऊंचाई मानते हैं, चौड़ाई ये हो गया। अभी इसमें एक और होगा, ऐसे देखिए घन कैसे होता है, घन इस प्रकार होता है, देखिए उसमें 3 फलक होते हैं। ये हमारा ये घन है, ये तो मैंने इसे बॉक्स के तरीके से बता दिया था। अब इससे भी देख लीजिए, अब इससे क्या है, एक और जोड़ दिया गया है ऐसे, ठीक। ये यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसे मिला है, ठीक। ये हमारा घन हो गया, ठीक, ये हमारा घन हो गया। दो घन को आपस में मिला दिया गया है। तो इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई, इसको चाहो तो 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई। तो ये आप चाहो तो लंबाई को क्या करो, 2 + 2 कर दो, 2 + 2, चौड़ाई कितनी है 2 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h बराबर कितना है, h भी 2 है, तो 2 कर दो, ठीक। तो यहां आ गया 4, ये 2 ही है, ये भी 2 है, ठीक। अब इसका पृष्ठीय घनाभ का ये पूरा क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये अब टोटल 4 हो गया है, ठीक। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये भी याद करना जरूरी है, नहीं तो फिर पूरा आता सवाल, मतलब 1 नंबर का अगर फार्मूला याद रहेगा तो 1 नंबर फिक्स हो जाए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे LW प्लस WH प्लस HL, यही क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला। और इसी फार्मूले में हम रख देंगे 2 गुणे L का मान कितना है, L का मान 4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 2 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8, 2 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 8 20 गुणे 20,
20 दूना 40, इसका मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर। कितना? 40 सेंटीमीटर। इसका विकल्प भी नहीं लिखे थे, तो विकल्प में भी लिख लो, विकल्प में लिख लो, क्या कहते हैं, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मात्रक स्क्वायर होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर 40 सेंटीमीटर सी, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी क्या है, डी दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है, 40 सेंटीमीटर, सी नंबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी। याद रखिएगा एक घन का आयतन कितना होता है, 8 सेंटीमीटर, तो ए क्यूब बराबर 8। तो हमने क्या किया, सभी को निकाल लिया। इसको चाहो तो आप ऐसे बना लो, ठीक। अब ये आप बता सकते हो कि ये यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, अब ये भी 2 हो जाएगा, जो ये इसकी ऊंचाई, ठीक। तो ये आपका, तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 + 2 = 4 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 ही है। ऊंचाई कितना है, 2 है। तो ये सब हम इसको लिख ले। इसके बाद फार्मूला क्या होता है, घनाभ बन गया हमारा टोटल, हमारा टोटल क्या बन गया, घनाभ बन गया। और घनाभ का फार्मूला लगा देंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 2 × LW + WH + HL, या समझ सकते हो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और पूरे का गुणे कितना, 2 से करा देना है। यही क्या हो जाएगा, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अगला नंबर 15 नंबर सवाल देखते हैं। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, एक वृत्त के त्रिज्या खंड, क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है। तो त्रिज्या खंड का कोण बताइए, क्या, त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक, ज्ञात कीजिए। अब पहला विकल्प है, पहले विकल्प में क्या कह रहा है, 120 डिग्री, बी में कह रहा है 90 डिग्री, सी में कह रहा है 60 डिग्री 60 अंश, और डी में क्या कह रहा है, 30 अंश। अब इसको देखिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी एक फार्मूला है। अगर याद किए होंगे तो, अगर पढ़े होंगे तो एक फार्मूला है, उसको जरूरी है। क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का कोण, जिसको हम थीटा लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं, ठीक, थीटा अंश बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, 154। थीटा को क्या करना है, ज्ञात करना है, 360 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान कितना है यहाँ पे 14, तो 14 को 2 बार लिख देंगे, 14 × 14, ठीक। तो यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां से थीटा को बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या, ये सभी क्या है, बटे में आ जाएंगे, ये इधर गुणे में आएगा। देखिए 154 गुणे 360, ये भाग में था तो गुणे में हो गया। अब ये सब गुणे में है तो ये सब बटे में आ जाएगा, 22 × 2 × 14, ठीक, 22 × 2 × 14। अब इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे 180 हो गया,
ठीक, 180 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको भी 11 से काटते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 11 से काटेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 का नम 11, 11 बचे 4, 44 बन गया, 11 चौक 44। ठीक, यहाँ से देखिए 14 से 14 कट जाएगा और 2 से यहाँ फिर काट देंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना अंश, 90 अंश। थीटा बराबर कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी नंबर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ में आंसर में हम लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, बी 90 अंश मतलब 90 अंश सही है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये सब समझ में आ रहे हैं, ये सभी क्या थे, अभी 15 ही हुए हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज यहीं तक, चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर नहीं किया हो तो किया होगा तो फिर दोबारा मत करना, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अगर सब्सक्राइब किया हो तो ठीक है, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए। इसीलिए देखिए मैंने बीच में कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको सबसे लास्ट में मैं बोलता हूँ अच्छा लगे तब करिएगा, नहीं तो मत करिए, अभी भी मत करिए अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो। ठीक, तो चलिए फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।